नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की योजना यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM। अब बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। संयुक्त परामर्श मशीनरी योजना कर्मचारी पक्ष और अधिकारी पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत का एक मंच है, जिसका उद्देश्य एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। अब बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। यह योजना वर्ष 1966 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण के साथ साथ सार्वजनिक सेवा की दक्षता बढ़ाने के लिए नियोक्ता के रूप में केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और उनके बीच अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने अपने पेज नंबर 6 पर कवर किया था। साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। साथियों, कई कमेंट्स में कहा गया कि द हिंदू की न्यूज को शामिल किया करिए। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि द हिंदू की मैक्सिमम न्यूज को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं और इसके साथ साथ जो भी हिंदी के प्रमुख न्यूज़पेपर हैं उनकी भी न्यूज या एडिटोरियल यानी संपादकीय पृष्ठ को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग के और भी कोई डाउट है या कोई सुझाव है, सलाह है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट आईएएस आपके सलाह एवं सुझाव को पूर्ण मानता है। आइए बात करते हैं न्यूज के ऊपर। देखिए, न्यूज ये है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने सौर वायुमंडल की विभिन्न परतों पर चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने, सूर्य के रहस्यों की गहराई से जांच करने का एक नया तरीका खोजा है। खगोलविदों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के कोडाईकनाल टावर टनल टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके ऐसा किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार सौर वायुमंडल चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से परस्पर जुड़ी विभिन्न परतों से बना है। चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक परतों से बाहरी परतों तक ऊर्जा और द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए एक नाली के रूप में कार्य करता है, जिसे आमतौर पर कोरोनल हीटिंग समस्या के रूप में जाना जाता है, और यह सौर हवा का प्रमुख चालक भी है। इन प्रक्रियाओं के पीछे के भौतिक तंत्र को समझने के लिए सौर वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर चुंबकीय क्षेत्रों को मापन महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने कवर किया था अपने संपादकीय पृष्ठ पर, और ये IR से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूक्रेन को यकीन दिलाने की यात्रा है प्रधानमंत्री की। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा को दुनिया के कई हिस्सों में बहुत करीब से देखा जा रहा है। खुद कीव भी इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। उल्लेखनीय यह भी है कि जुलाई में जब प्रधानमंत्री रूस में थे, तब यूक्रेन ने उनकी आलोचना की थी। उसका कहना था कि मॉस्को जब कीव पर इतनी बर्बरता कर रहा है तो भारत भला कैसे अपना समर्थन दे सकता है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचकर उसकी यह शिकायत कर रहे हैं कि मॉस्को से पुरानी दोस्ती के कारण रूस यूक्रेन युद्ध में भारत एक तरफा भूमिका निभाता दिख रहा है। देखा जाए तो इस युद्ध को लेकर भारत का मत शुरू से ही स्पष्ट रहा है। हम युद्ध का अंत बातचीत की टेबल पर चाहते हैं और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों को हर हाल में सुनिश्चित करना चाहते हैं। भारत ने सार्वजनिक तौर पर भले रूस की आलोचना नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मॉस्को यात्रा में सबके सामने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यह जरूर कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है और हमें जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक मुद्दों का हल गोली बारूद से नहीं निकालना चाहिए। भारत चूंकि दोनों पक्षों से अपनी बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान चाहता है, इसलिए 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में यूक्रेन मसले का हल निकालने के लिए बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में हमने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसमें रूस को नहीं बुलाया गया था। प्रधानमंत्री की रूसी यात्रा का भी जब पश्चिम देश विरोध कर रहे थे, तब भी हमने यही कहा था कि भारत इस युद्ध को लेकर अपने स्थापित सिद्धांत पर ही आगे बढ़ रहा है। हम किसी के दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति नहीं तय करते। बहरहाल यूक्रेन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री पोलैंड में थे, जहां उन्होंने व्यापार, तकनीकी और रक्षा संबंधों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने वहां भारतवंशियों से भी मुलाकात की और पोलैंड को लेकर के नई नीतियों का खाका खींचने पर जोर दिया। यह करना जरूरी भी था, क्योंकि पोलैंड मध्य यूरोप का एक अहम देश है और तेज विकास दर के कारण इसे पश्चिम की टाइगर इकोनॉमी कहा जाता है। यूरोप में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है और यह अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर यूरोप के पारंपरिक रुख से इतर अपनी राय रखता है। यूक्रेन संकट पर भी यह लगातार मुखर है और यूरोप के अगुआ देशों में स्थान बनाने को तत्पर है। चूंकि मध्य यूरोप भारत के लिए अहमियत रखता है, इसलिए पोलैंड के साथ करीबी
हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति भी हमें पोलैंड के नजदीक ले जाती है। उल्लेखनीय है कि भू राजनीतिक मसलों पर भारत सिर्फ अपना हित नहीं देखता, बल्कि विकासशील व गरीब देशों का रुख भी सामने रखता है। यही कारण है कि हम वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बन रहे हैं। चूंकि यूक्रेन संकट हो या इजराइल हमास युद्ध, भारत का रुख इस दायित्व से भी प्रभावित रहा है। इस समय जब दुनिया के तमाम बड़े देश आपस में जूझ रहे हैं, तब गरीब व विकासशील देशों की आवाज बमुश्किल वैश्विक मंचों पर जगह बना पा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने बढ़ते कद का लाभ उठाकर भारत उनकी स्वाभाविक सशक्त आवाज बन रहा है। यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त कराने को लेकर भारत यदि तत्परता दिखा रहा है तो उसकी एक वजह उस पर ग्लोबल साउथ की महती जिम्मेदारी का होना है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन किसी खास शांति मिशन के तहत जा रहे हैं। ऐसा कहने वाले इस तथ्य से अनजान हैं कि इस युद्ध को लेकर भारत का नजरिया स्पष्ट है। वह इसके तमाम भागीदारों को बातचीत की टेबल पर बिठाकर मामला सुलझाने का पक्षधर है। हाँ, नई दिल्ली इस बात से भी वाकिफ है कि अगर यह संकट और लंबा चला तो इसका जो प्रतिकूल असर विकासशील देशों व ग्लोबल साउथ पर हो रहा है, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि वह किसी के दबाव में नीतियां नहीं बना रहा है। अपने सामरिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी यदि रूस जा सकते हैं तो पोलैंड और यूक्रेन जाकर यह भी संदेश देने से नहीं चूकना चाहते कि दोनों पक्षों से वह लगातार संपर्क में है। असलियत भी यही है कि भारत उन चंद देशों में से एक है जिसके तार सभी तरफ से जुड़े हुए हैं। हम पश्चिमी देशों के भी उतने ही करीब हैं जितने रूस के हैं। भारत मौजूदा ध्रुवीकरण को पाटने की हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसका नमूना हमें प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा में दिख रहा है। जहां गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत बेमानी साबित हो रहे हैं, वैसे इस नीति को भारत काफी पहले ही तिलांजलि दे चुका है। गुटनिरपेक्षता के मुताबिक हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और किसी भी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन अब तो भारत हर किसी के साथ करीबी रिश्ता रखना चाहता है। रूस यूक्रेन मामले में ही हम मॉस्को के साथ तमाम तरह की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां बनाकर रखे हुए हैं, जबकि यूक्रेन की मदद करती पश्चिमी ताकतों के साथ भी हमारा बहुमूल्य गठबंधन बदस्तूर जारी है। वास्तव में यही मौजूदा दौर की राजनीति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक से अच्छी खासी मजबूती दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत को लेकर अब दुनिया भर की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से सुना जाने लगा है। हमारी कई मामलों में चीन के साथ तुलना की जाती है, लेकिन भारत की स्पष्टवादिता अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसे खास और चीन से अलग स्थान देती है। इस रुतबे का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी रूस यात्रा में हमें कुछ ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां आई थीं, जिसको नकारना आवश्यक था। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा इसी ताकत को मजबूत करने की एक संजीदा कोशिश है। दोस्तों, इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा। यूपीएससी मेंस आईआर सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ से अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। साइंस से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने के बाद से बहुत कुछ हुआ है। अब बात करते हैं आदित्य L1 की। भारत ने 2 सितंबर 2023 को अपने सौर विज्ञान मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी चंद्र सफलता का अनुसरण किया। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर यह प्रक्षेपण मिशन का सबसे आसान हिस्सा था। अब बात करते हैं गगन TBD-1 की। इसरो के एक मॉडिफाइड L40 विकास इंजन का उपयोग करके अपना परीक्षण वाहन, यानी जिसका उपयोग उसने अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के हिस्से के रूप में 21 अक्टूबर 2023 को पहला निरस्त मिशन करने के लिए किया था। अब बात करते हैं एक्सपोसैट की। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के साथ नए वर्ष का जश्न मनाया। उपग्रह विभिन्न खगोलीय पिंडों से आने वाले विकिरण का ध्रुवीकरण कैसे होता है, इसका अध्ययन करेगा। अब बात करते हैं इनसैट 3DS की। इसरो ने 17 फरवरी को एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के जरिए मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3D लॉन्च किया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया है अपने पेज नंबर 16 पर, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हिमालय में ग्लेशियर झीलों के उफान से होने वाली आपदाओं के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने इनसे
उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए शमन उपायों के लिए 189 उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों की सूची को अंतिम रूप दिया है। प्रस्तावित कदमों में इन झीलों की जांच करने और झील कम करने के उपाय करने के लिए टीमों का गठन करना शामिल है, जो किसी भी अतिप्रवाह के खिलाफ बफर करने और डाउनस्ट्रीम राज्यों में संभावित नुकसान को कम करने के लिए किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ जोखिम समन कार्यक्रम को केंद्र ने 25 जुलाई को मंजूरी दी थी। क्या आप जानते हैं, भारत में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में लगभग 7,500 ग्लेशियर झीलें हैं। उनमें से कुछ की निगरानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। हालांकि उनके प्रभाव का पूरी तरह से आकलन केवल साइट के दौरे से ही संभव है, जो दुर्गम इलाके के कारण मुश्किल है। वर्ष में केवल कुछ महीने होते हैं, जैसे जुलाई से लेकर सितंबर तक, जब उन तक पहुंचने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 22 पर कवर किया था और ये हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले चर्चा की थी मेघालय में पोलियो वैक्सीन को लेकर के। VDPV यानी वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV में निहित कमजोर जीवित पोलियो वायरस से संबंधित एक स्ट्रेन है। यदि इसे लंबे समय तक कम या बिना टीकाकरण वाली आबादी में प्रसारित होने दिया जाए या किसी प्रतिरक्षा विहीन व्यक्ति में प्रतिकृति बनाई जाए तो कमजोर वायरस बीमारी और पक्षाघात का कारण बन सकता है। ओरल पोलियो वैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है जिसमें जीवित कमजोर पोलियो वायरस के 1 या 2 या 3 स्ट्रेन का संयोजन होता है और इसे मौखिक बूंदों के रूप में दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में जंगली पोलियो वायरस को समाप्त करने में सहायक रहा है, क्योंकि यह आंत में प्रतिरक्षा को प्रेरित करके वायरस के प्रसार को रोकता है। VDPV तब उभरता है जब पर्याप्त लोगों को पोलियो के खिलाफ टीकाकरण नहीं लगाया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन से पोलियो वायरस का कमजोर स्ट्रेन कम टीकाकरण वाली आबादी में फैलता है। पोलियो वायरस के लिए पहला सफल पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क ने वर्ष 1950 के दशक की शुरुआत में बनाया था। साल्क ने फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके वायरस को निष्क्रिय किया तथा उसे परीक्षण विषयों की मांसपेशियों में इंजेक्ट किया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के बीच वार्ता के बाद भारत और पोलैंड ने एक पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने पर सहमति जताई है, जो वर्ष 2024 से 2028 तक कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का मार्गदर्शन करेगी। दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड किया गया है। हम लोग अभी डिटेल में चर्चा भी कर चुके हैं संपादकीय पृष्ठ पर। भारत पोलैंड कार्य योजना ने सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें राजनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, जलवायु ऊर्जा, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परिवहन और संपर्क, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के बीच संबंध, सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। साइंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये फैक्ट, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया। 2 दिन पहले हम लोगों ने अपनी न्यूज में कवर भी किया था इसको। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला विज्ञान रत्न पुरस्कार भारत में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में विशिष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले विज्ञान श्री पुरस्कार 13 वैज्ञानिकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी शोध के लिए, रिसर्च के लिए प्रदान किए गए हैं। तो इस फैक्ट पर अपनी नजर बना के रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।